Hello dear student, in previous class we have discussed all about the work. वर्क क्या होता है, वर्क डन किसको बोलते हैं, कब ये पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब वर्क डन जीरो होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। फिर वर्क डन के बारे में हमने उसके यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं, 1 जूल जो होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बात की थी। अब वर्क डन के बारे में हमें एक बात पता चल गई कि वर्क डन करवाने वाला जो है वो है फोर्स। और फोर्स कैसे करवाता है वर्क डन, वो किसी एक बॉडी को डिस्प्लेस करता है एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे, और उसको हम बोलते हैं वर्क डन। तो आज एक वर्क डन और फोर्स दोनों से रिलेटेड एक नई बात ये है कि क्या हम एक जगह से दूसरी जगह किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, क्या वर्क डन उसके रास्ते पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल हम डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज ए बॉडी एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एंड ड्यू टू दिस फोर्स दिस बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट टू दिस सेंटर पॉइंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि जब ये बॉडी यहां से लेके यहां तक गई तो क्या इसके रास्ते के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब ये डायरेक्ट यहाँ से गई या किसी और पॉइंट से होके गई या बीच से गई या नीचे से गई, क्या ऐसा भी होता है। तो इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता भी है और नहीं भी करता है। दो तरह की सिचुएशन होती है। कुछ वर्क डन ऐसे होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं और कुछ वर्क डन ऐसे होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ता है फोर्स की तरफ कि फोर्स कैसा लगा है। तो फोर्स दो तरीके के होते हैं। अभी तक हमने लास्ट यूनिट में फोर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन वर्क डन का रास्ता निर्धारित करने के लिए, वर्क डन का नेचर निर्धारित करने के लिए कि ये वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट है या पाथ पे इंडिपेंडेंट है, इसलिए फिर वर्क की दो कैटेगरी बनानी पड़ी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्क डन इज ऑफ टू टाइप्स, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज ऑफ टू टाइप्स, पाथ डिपेंडेंट एंड पाथ इंडिपेंडेंट। इसलिए हमें फोर्स की दो कैटेगरी बनानी पड़ी। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड सेकंड इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जो अगर किसी काम को करवाएं तो उस काम में पाथ का कोई लेन देन नहीं है, पाथ से हमें कोई मतलब नहीं है, पाथ की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन देख लो और फाइनल पोजीशन देख लो, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये दो लोकेशन देख के ही आप बताओगे कि हाउ मच वर्क हैज बीन डन। तो अगर इस तरीके से काम हुआ है जहां पे पाथ इंडिपेंडेंट है तो वहां पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज द फोर्स ड्यू टू विच ए वर्क हैज डन एंड दैट वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, देन फोर्स ऑन या फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको अभी बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं हम लोग। जैसे पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड से यहाँ पे खड़े हुए हो, आपके हाथ में एक बॉल है, तो इसकी इनिशियल लोकेशन क्या है, ये एच आई, मतलब एच हाइट पे ये बॉल है आपके हाथ में। यहां से आपको ये बॉल जो है पहुंचानी है किसी दूसरी हाइट पे, मान लिया ये एच एफ हाइट पे पहुंचानी है। तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक फर्स्ट तरीका तो ये हो सकता है कि आप इस बॉल को ऐसे ग्राउंड की तरफ फेंक दो, ग्राउंड की तरफ ये टच करेगी, कोलाइड करेगी और वापिस उछलेगी तो यहां पहुंच जाएगी। तो एक रास्ता तो ये हो सकता है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है इसी हाइट पे पहुंचाने के लिए कि आप इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दो और ऊपर जाएगी स्काई की तरफ और फिर अपने आप ये नीचे आएगी इस हाइट पे। तो ये यहाँ पे भी अब क्या है एच एफ उतनी ही हाइट है।
और तीसरा क्या रास्ता हो सकता है कि आप इस बॉल को डायरेक्ट थ्रो करो। तो डायरेक्ट जब आप थ्रो करोगे इस बॉल को, जस्ट ए मिनट, डायरेक्ट जब आप इस बॉल को थ्रो करोगे तो ये बॉल ऐसे भी जा सकती है इस रास्ते से होते हुए, तो तीसरा रास्ता ये भी हो सकता है। तो हर सिचुएशन में आप देखो, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन या फाइनल हाइट आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या सीधे जाओ, ये है। तो हर सिचुएशन में वर्क डन कितना है, वर्क डन इज mg, इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट। तो दिस इज द वर्क डन। इसको हम mgh से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारी चीजें पोटेंशियल एनर्जी में हम डिस्कस करेंगे कमिंग 1-2 डेज में। तो अभी वर्क डन आप क्या कह सकते हो कि ये फर्स्ट रास्ते से जाए या सेकंड से जाए या थर्ड से जाए। अगर इस तरह का वर्क डन है जहां पे पाथ का हमें कोई मतलब नहीं कि किस तरीके से कौन से रास्ते से गई, हम सिर्फ इनिशियल लोकेशन देखते हैं और फाइनल लोकेशन देखते हैं, और वो फाइनल और इनिशियल लोकेशन दो को देख के हम डिसाइड करते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल hi हाइट है और फाइनल hf हाइट है। तो इनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज hf एंड दिस इज hi। ये मैं इतना ही बना देता हूं, सॉरी, दिस इज hi। तो इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। अब ये डिस्टेंस कवर होने में चाहे उसने ये रास्ता फॉलो किया, चाहे ये रास्ता फॉलो किया, चाहे ये रास्ता फॉलो किया, तो here this work is not depending upon the path. That's why force responsible for doing this type of work done is known as conservative force. तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा था, तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ जाती है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये कोलिजन की वजह से ड्यू टू इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी ऊपर तो जाएगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल आसमान में तो नहीं जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये hf हाइट तक जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए इसकी स्पीड घटती जाती है और यहाँ पे 0 हो जाती है और फिर ये इधर आ जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी काम होते हैं दुनिया में, वो काम सारे के सारे पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, हम ये बात कह सकते हैं। अब इसी चीज को अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट यू हैव प्रूफ, आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी काम जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम उस चीज को प्रूफ करते हैं। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक बॉडी ये ए पॉइंट से चली और बी पे पहुंच गई, और इसका जो जाने का रास्ता है वो ऐसे स्ट्रेट है। फिर दूसरी सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे कि एक बॉडी ए पॉइंट से चली और ये बी पे पहुंच गई, और जाने का जो रास्ता है उसका अब ये इंक्लाइंड है, ये अर्थ सिर्फ हॉरिजॉन्टल के साथ ये इंक्लाइंड रास्ते से गई। और तीसरी बार हम डिस्कस करेंगे कि एक बॉडी ए से चली और वो ऐसे गई स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अब भी वो सेम हाइट पे जाती है, और ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो हाइट हर सिचुएशन में सेम है। अब हाइट अगर हर सिचुएशन में सेम का क्या मतलब है कि इनिशियल से लेके फाइनल तक सेम डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे भी ये हाइट जो है मैं h मानता हूं, यहां पर भी मैं हाइट को h मानता हूं ग्राउंड से लेके बी पॉइंट की, और यहां पर भी मैं इस हाइट को h मानता हूं।
अब हमारे को प्रूफ ये करना है कि आप बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा तो यू हैव टू डू वर्क ऑन दैट बॉडी फॉर सप्लाइंग इट फ्रॉम ए टू बी। अब हम उसको सप्लाई करने के हमारे तीन रास्ते हैं। एक बार हम सीधा यहां से यहां लेके चले गए, एक बार यहां से यहां लेके चले गए, एक बार यहां से स्टेप बाय स्टेप लेके चले गए। तो हमें प्रूफ ये करना है कि इन तीनों सिचुएशन में अगर वर्क डन सेम आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब हम तीनों में वर्क डन निकालते हैं। सबसे पहला निकालते हैं, इसमें निकालना है तो इसको तो बड़ा ही सिंपल है। इसके ऊपर फोर्स, ये जो बॉडी यहां से लेके चलोगे इसके ऊपर इसका कुछ मास है, मास की वजह से इसका कुछ वेट है और वर्क डन अगर निकालना है तो ये वेट को क्या बोलते हैं हम, इसका फोर्स बोलते हैं क्योंकि वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच है, तो mgh। तो फर्स्ट वर्क डन क्या आ गया, mgh। अब सेकंड सिचुएशन में बात करते हैं कि यहां कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब इसमें देखो, आप इस बॉडी को जब आप लेके चलोगे यहां से, तो कहीं पे भी है ये बॉडी, मान लिया यहां पे है, तो इसका वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसका वेट जो है किसी और डायरेक्शन में होगा, तो इसका वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। लेकिन हमें वर्क डन किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ए से लेके बी तक जाने में करना पड़ेगा। तो हमें अब क्या करना चाहिए, इसका वर्क डन निकालने के लिए इस वेट की वजह से इसका वो कंपोनेंट निकालो जिसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। तो इसका वो कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में है, वो चाहिए हमें। उस कंपोनेंट के साथ अगर ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग ए बी, तो फिर वर्क डन आएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देता हूं ऐसे, और ये जो एच हाइट मैंने शो की है इसको मैं यहां शो कर देता हूं, दिस इज द एच हाइट। और ये मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं। जब मैं ये परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो ये तो 90 डिग्री बन गया, और ये थीटा है, टोटल एंगल 180 होता है, 180 में से ये तो 90 बन गया, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो अब इस mg के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट तो बनेगा जिस डायरेक्शन में ये एंगल बनाता है, एक तो ये बन गया जो कि हमारे काम का है। ये क्या बनेगा, mg कोस थीटा, जितना भी है ये, लेकिन ये तो 90 माइनस थीटा है, इसलिए ये बनेगा mg कोस 90 माइनस थीटा। और इस कोस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा। तो दिस इज mg साइन थीटा। इस वेट की वजह से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम अगर इस बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जाना चाहते हैं और कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, इन तीनों सिचुएशन में फ्रिक्शन का यहाँ पे कोई बात नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बात है, तो हमें कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg साइन थीटा के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम उतना फोर्स लगा देंगे तो ये बॉडी नीचे से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, इसलिए इससे ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं। सिर्फ इसका वेट जो इसको नीचे लाने की कोशिश करता है उसको काउंटर करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा mg साइन थीटा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या बन जाएगा, mg साइन थीटा। इतना तो आपको लगाना पड़ेगा फोर्स। और कहां से कहां लेके जा रहे हो, ए से लेके बी तक लेके जा रहे हो, तो इसको लिख दो ए बी। अब ये क्या बन जाएगा, mg इंटू ए बी साइन थीटा। अब ये एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी। इस ए बी सी ट्रायंगल में मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से देखना, बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। इसका क्या मतलब है, बी सी क्या रिप्रेजेंट करता है इस पूरी ट्रायंगल का, ए बी सी का, ये सी है, बी सी रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को और एपी रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूज को। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। इसका मतलब हम ए बी साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो ये जो वर्क डन की इक्वेशन आई है, इस वर्क डन की इक्वेशन में हम ए बी साइन थीटा की जगह लिख देते हैं बी सी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू एम जी, और ए बी साइन थीटा की जगह लिख दिया मैंने बी सी। लेकिन ये बी सी तो इस एच हाइट के बराबर है,
क्योंकि ये बी से लेके सी तक क्या है, ये हाइट है और ये हाइट क्या है, एच है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम जी एच। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि जितना वर्क डन हमें फर्स्ट केस में करना पड़ा था व्हेन वी वर ट्रांसफरिंग दिस बॉडी फ्रॉम ए टू बी डायरेक्टली वर्टिकल अपवर्ड, उतना ही वर्क डन हमें अब भी करना पड़ा when we are transferring this body on a plane which is inclined at an angle theta with the horizontal। तो अब भी उतना ही काम करना पड़ा। तो एक तीसरा भी रास्ता ले लिया, क्या यहां पर भी उतना ही काम करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हाइट है मान लिया स्टेप बन गए ना, तो ये फर्स्ट स्टेप जो है मान लिया इसका नाम एच डैश है, और ये जो इस तरफ डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये डिस्टेंस है ये x है, मतलब ये तो मैंने मान लिया x और ये मान लिया h, और ये जो सारे स्टेप जो हैं ये सारे मैंने बराबर मान लिए, मतलब इन सब की हाइट h h h h है और इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x x x x x है, और ये h टोटल हाइट है इसलिए मैंने इसको h डैश मान लिया, h डैश h डैश h डैश h डैश सारे ऐसे मान लिए। तो सबसे पहले हम मान लिया इस बॉडी को यहाँ ए से लेके फर्स्ट स्टेप तक जब लेके जाएंगे तो यहां से लेके यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में वर्क डन फर्स्ट एम जी तो है फोर्स डॉट एच हाइट, जिसको मैं एच डैश रिप्रेजेंट करता हूं। फिर इस बॉडी को जब यहां से लेके यहां तक लेके जाएंगे तो फिर उस सिचुएशन में कितना काम करना पड़ेगा, प्लस एम जी डॉट एक्स। अब ये डॉट क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं उधर कोने में दिखाई दे रहा है क्या, ओके मैं एम जी एक्स को भी उधर ही लिख देता हूं, फिर एम जी एक्स। तो अब मैंने सिर्फ एक स्टेप कंप्लीट किया यहां से लेके ये ऊपर का एच डैश और ये एक्स, तो सिर्फ इसी में अगर वर्क डन निकालते हैं, पहले ये स्मॉल वर्क डन देखते हैं फर्स्ट स्टेप का, तो इसको खोल दो एम जी एच कोस 0 डिग्री, क्योंकि इसके वेट के अगेंस्ट आप उधर फोर्स काम कर रहे हो, और प्लस में आप क्या लगा रहे हो, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 0 डिग्री, तो ये कोस 0। लेकिन यहां से लेके यहां तक फोर्स तो अब भी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि उसका वेट नीचे की डायरेक्शन में लगा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, वो तो उसके परपेंडिकुलर है, बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ये जो x है दिस इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज x दिस इज f। तो इसमें वर्क डन क्यों, इसमें जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये सेकंड स्टेप जो x डिस्टेंस इसको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करने में जो वर्क डन बन जाएगा वो बन जाएगा एम जी एक्स कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क डन कितना बचा एम जी एच डैश। तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन सिर्फ ऊपर ले जाने में काम करना पड़ेगा, इधर राइट में जो शिफ्ट होता है उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हेयर वर्क डिस्प्लेसमेंट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। और मैंने कल बताया था कि अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है राइट में या लेफ्ट में, तो उसको हम वर्क डन नहीं मानेंगे, वो 0 वर्क डन होता है। तो ये x इस डायरेक्शन में शिफ्ट करने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो यहां पर भी वर्क डन 0, यहां पर भी वर्क डन 0, इस ये जो सिचुएशन है इसको इधर जो शिफ्ट हो जाता है, यहां पर भी वर्क डन 0, यहां पर भी वर्क डन 0, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, क्योंकि ये सारे स्टेप क्या हैं, यहां पे सिर्फ बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है टुवर्ड्स द राइट एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसके लिए तो कोई काम नहीं है, तो काम सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ ये एच डैश के लिए, एच डैश के लिए, एच डैश के लिए, एच डैश के लिए। तो इन सब का अगर वर्क डन निकालोगे, मान लिया ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, तो ये कैसे निकल जाएगा, टोटल वर्क डन एम जी एच डैश फॉर फर्स्ट, ये फर्स्ट, फिर ऐसे सेकंड के लिए लिख दो प्लस एम जी एच डैश फॉर सेकंड, ऐसे ही फिर आप थर्ड के लिए लिख दो, फिर फोर्थ के लिए लिख दो, फिर फिफ्थ के लिए लिख दो एम जी एच डैश
फॉर थर्ड, mgh' फॉर फोर्थ, प्लस mgh' फॉर फिफ्थ। अब इन तीन, ये पांचों में mg तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, h' ऑफ फर्स्ट प्लस h' ऑफ सेकंड प्लस h' ऑफ थर्ड प्लस h' ऑफ फोर्थ प्लस h' ऑफ फिफ्थ। तो ये h' प्लस h' प्लस h' प्लस h' प्लस h', इन पांचों को जब जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होगा, इस h के बराबर होगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं, mg इंटू h। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि आप किसी बॉडी को चाहे डायरेक्टली ऊपर लेके जाओ ए से लेके बी तक h हाइट पे, चाहे इंक्लाइंड रास्ते से लेके जाओ ए से लेके बी तक h हाइट पे, चाहे स्टेप बाय स्टेप लेके जाओ, लेकिन हाइट तीनों में सेम है, तो वर्क डन भी सेम आएगा। अगर यहाँ पे और किसी फ्रिक्शनल फोर्स या किसी अदर फोर्स की बात ना करें, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो उस सिचुएशन में वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। प्रूफ क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, टेल वन कंजर्वेटिव फोर्स एंड प्रूफ दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले आप कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद आप बता दो कोई एक एग्जांपल, जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, फिर उसको प्रूफ कर दो। तीन सिचुएशन ले लो, तीनों जगह अलग अलग काम करने का तरीका है, तीनों जगह सिर्फ इनिशियल और फाइनल की हाइट सेम है, बाकी रास्ता तीनों सिचुएशन में अलग अलग है, लेकिन वर्क डन तीनों को अगर आप सेम प्रूफ कर दोगे तो आपका प्रूफ ये हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपकी लाइफ में आपसे कोई ये पूछ ले कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, तो ऐसा नहीं है, और भी दुनिया जान के बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट के बीच जो फोर्स लगता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एक स्प्रिंग जो होता है उसको जब हम कंप्रेस करते हैं कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में, तो स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स जिसको बोलते हैं वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये सारे एग्जांपल हैं कंजर्वेटिव फोर्स के। इन सब में एक चीज कॉमन है कि अगर इन सब फोर्सेस की वजह से आपको वर्क डन कहीं निकालना पड़ जाता है तो उस तरह का जो वर्क डन होगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। दैट्स व्हाई दोज ऑल फोर्सेस which are doing such kind of work which is independent of the path, those forces are known as conservative forces। उनके एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक या स्प्रिंग फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। किसी एक को प्रूफ करना है, एक मैंने सिखा दिया, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब नेक्स्ट, अगर कोई वर्क डन ऐसा है जो पाथ पे डिपेंड करता है और उसको करवाने वाले जो फोर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसका नाम होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका उल्टा। अब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। नेक्स्ट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जहां पे वर्क डन इज डिपेंडिंग, या इसको मैं सिर्फ इतना लिख दूं, फंक्शन ऑफ पाथ, मतलब इसका मैथमेटिकल तरीका है ये लिखने का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज डिपेंडिंग अपॉन द पाथ। तो ऐसा काम जो अपने पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में उसने क्या रास्ता फॉलो किया है
उस काम को करवाने के लिए जो फोर्स लगा है उसका नाम होता है कंजर्वेटिव फोर्स। इसका बड़े हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसके सबसे ज्यादा एग्जांपल होते हैं। जैसे ये यहां से एक बॉडी चली और फाइनल पॉइंट मान लिया ये बी है। अब एक बॉडी यहां से ऐसे गई सीधी, एक बॉडी इसी बोर्ड पे ऐसे चल के ऐसे पहुंची, ये गई सेकंड। एक बॉडी यहां से चल के ऐसे ऊपर से होके नीचे आई, थर्ड रास्ता है। एक बॉडी यहां से नीचे से गई, फोर्थ रास्ता है। तो अब आप यहां देख के बता सकते हो, ऐसे फेंकी नहीं है मैंने, वो लास्ट एग्जांपल था। आप ऐसे लेके जा रहे हो, इस बोर्ड के ऊपर से ही लेके जा रहे हो। तो अगर ऐसा होगा तो यहां पे रास्ता इतना लंबा है, थर्ड रास्ता इससे भी ज्यादा लंबा है, फोर्थ रास्ता सबसे ज्यादा लंबा है। तो जितने ज्यादा लंबे रास्ते को आप क्रॉस करोगे उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स को आप कवर करते हुए जाओगे, उस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाते हुए जाओगे, तब आप अपनी फाइनल मंजिल तक पहुंचोगे। तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि ये पहले रास्ते से भी वर्क डन सेम था, दूसरे से भी सेम था, तीसरे से भी सेम था, नहीं, यहां हम नहीं कह सकते। तो इस तरह के जो वर्क डन होते हैं विच डिपेंड अपॉन दी पाथ, तो वो कभी भी ऐसा फोर्स नहीं लगा सकते हम उसके ऊपर कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। तो उस तरह के जो वर्क डन होते हैं विच डिपेंड अपॉन दी पाथ, उसके लिए जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसके प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे सादा एग्जांपल जो मैंने दिया कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। आपको मान लिया एक जगह से अपने घर के अंदर से मान लिया आपके किसी स्टॉप तक जाना है, आप वहां से अपने घर से लेके स्टॉप बस स्टॉप तक जाते हो। एक तो आप जाओ सीधे रास्ते, एक जाओ आप घूम के दूसरी गली से, एक आप जाओ किसी 5वें गांव से होते हुए, एक आप जाओ पूरे शहर के बाहर से, लेकिन वापिस अपने स्टॉप पे आ जाओ। तो हर जगह आपको वर्क डन सब में अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जितना ज्यादा लंबा रास्ता होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन को कवर करते हुए आप जाओगे, उतना ही एयर का रेजिस्टेंस आपके ऊपर लगेगा। रेजिस्टेंस है या फ्रिक्शन है या विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स होता है जिस तरीके से एक सरफेस दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है, मतलब एक सॉलिड बॉडी दूसरी सॉलिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, अपोजिंग फोर्स। ऐसे ही लिक्विड भी या फ्लूइड भी, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलूं, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों होते हैं, वो भी अपोजिंग फोर्स लगाते हैं। जैसे सामने से तेज हवा आती है, हम साइकिल पे जाते हैं, जिस दिन हवा नहीं चल रही होती है हमें क्या लगता है कि आराम से साइकिल चल रहा है। जिस दिन तेज हवा आती है सामने से तो हमारे को बहुत जोर से पेडल लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन सामने से जो हवा आ रही है वो हमारे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका नाम होता है विस्कस फोर्स। उसको हम फ्रिक्शन इसलिए नहीं बोलते कि फ्रिक्शन फोर्स डिफाइन किया गया है बिटवीन टू सॉलिड, और विस्कस फोर्स डिफाइन किया गया है अगर कोई लिक्विड या फिर कोई गैस, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड होते हैं। वो पूरी हम बात करेंगे यार 7वीं-8वीं यूनिट में फ्लूइड क्या होता है। तो वो जहां पे रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो जहां पे रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहता है, वो चाहे फ्रिक्शन है चाहे विस्कस फोर्स है, उस तरीके के जहां पे अगर उस तरीके की सिचुएशन में जहां पे अगर काम करना पड़ जाए तो वहां पे डिपेंड करेगा कि आप किस रास्ते से काम करते हो। छोटे रास्ते से काम करोगे तो आपको कम काम करना पड़ेगा इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंचने में। लंबा रास्ता अगर आप चूज करोगे तो यू हैव टू डू मोर वर्क, बिकॉज यू हैव टू डू मोर वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन और विस्कोसिटी। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम है इनका सबका, तो ओवरऑल इन सबको बोलते रेजिस्टेंस ही है। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर इस तरह का जो काम होता है उसको करवाने वाला जो फोर्स होता है दैट इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इस तरह के नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम अपना रास्ता जो होता है उसको हमेशा चूज करते हैं कि कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा। तो कुछ सिचुएशन को छोड़ के, जैसे ग्रेविटेशनल है, वो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो काम करते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इतने छोटे लेवल पे होते हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच या दो मैग्नेट के बीच, वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे कम देखते हैं। हाँ, स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स जो होता है उसको भी थोड़ा बहुत कभी कभी हम देखते हैं। अदरवाइज इनके अलावा मैक्सिमम जो फोर्सेस बचते हैं वो सारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि दुनिया जान में फ्रिक्शन हर जगह एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है। इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट मोर, या इन प्रैक्टिकल लाइफ दे आर मोर एज कंपेयर टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों समझ में आ गए। इन दोनों की ओवरऑल कंक्लूजन यही है, जो पाथ पे डिपेंड करे वो नॉन कंजर्वेटिव, जो पाथ पे इंडिपेंडेंट है या डिपेंड ना करे वो कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों के मैंने एग्जांपल भी बता दिए। और वर्क डन पे डिपेंड करता है, कि वर्क किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब पहले वर्क आता है फिर फोर्स आता है। इसलिए ये जो फोर्स का टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, हम वर्क डन पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। अदरवाइज फोर्स की सारी स्टोरी जीरो से लेके एंड तक क्या चीज है फोर्स, लास्ट यूनिट में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हमारा वर्क डन का टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें शुरू करते हैं हम लोग पावर के बारे में। व्हाट इज द पावर, एक छोटी सी टर्म है और ये छोटा ही टॉपिक है। पावर जो होती है, एग्जाम्पल मैंने कल बता दिया था प्रैक्टिकल लाइफ में, कि अगर नीचे से 100 केजी सामान ऊपर पहुंचाना है, एक आदमी 10 चक्कर में 10-10 केजी करके लेके जाता है। एक आदमी 50 केजी एक बार, 50 केजी एक बार, 2 बार में ही लेके जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, जिसने 2 बार में ही उस काम को कर दिया, काम तो दोनों ने सेम किया, मतलब 100 केजी को नीचे से ऊपर तक पहुंचा दिया, लेकिन एक ने कम टाइम लिया, 2 ही चक्कर में लेके चला गया, एक ने ज्यादा टाइम ले लिया। तो यहाँ पे पावर जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे हमारे लिए टाइम का भी इंपॉर्टेंस है। अगर एक चीज कम टाइम में उतना ही काम करती है तो हम उसको बोलेंगे दैट इज मोर पावरफुल, और एक चीज काम तो उतना ही करती है लेकिन टाइम ज्यादा ले लेती है तो उसको हम बोलेंगे इट इज लेस पावरफुल। तो डेफिनेशन ऑफ पावर इज दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब जितना टाइम कम लेगी उतना ही पावर ज्यादा। या फिर उसकी दूसरी वर्डिंग में क्या बोल सकते हैं, जो चीज कम टाइम में ज्यादा वर्क करेगी दैट इज मोर पावरफुल। तो ये पावर होती है। तो पावर की डेफिनेशन है दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं जर्नली 99% स्मॉल टी से। अगर कहीं साइकिल टाइम है, जैसे फ्रीक्वेंसी साइकिल टाइम वहां पे बात की थी मैंने, वहां पे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज जनरली इसको स्मॉल टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़े अगर, तो वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट डी एस ऐसा लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाई टाइम। अब इसमें और अगर आगे बढ़े तो ये एफ डॉट डी एस जो है, इसके नीचे अगर मैं टाइम लिख दूं तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो पावर जो है दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जैसे वर्क डन जो है दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसका कारण क्या है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव ए क्वांटिटी विच इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, मीन्स these two dot products या dot product of any two vectors always give scalar quantities, उनका resultant जो होता है हमेशा स्केलर होता है। That's why power is a scalar quantity। अब इस पावर में अगर हम और बात करें तो इसकी यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ पावर, इसकी SI यूनिट जो है वाट है। ये जेम्स वाट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पावर के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट रखी जाती है वाट। तो अगर 1 वाट को डिफाइन करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं,
अभी हमने सीख लिया पावर इज इक्वल टू फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक 1 न्यूटन का फोर्स है, वो किसी बॉडी के ऊपर ऐसे लगा हुआ है कि वो उसकी वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड या उस बॉडी को चला देता है बाई 1 मीटर पर सेकंड, देन पावर ऑफ दैट बॉडी विल बी नोन एज 1 वाट। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन स्टार्ट ए मोशन ऑफ एनी बॉडी with a velocity of 1 meter per second, then power of that body will be known as 1 watt। इस तरीके से हम 1 वाट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पावर के बारे में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं। जैसे हम पानी की मोटर लेने जाते हैं, वहां जाके तो अगर हम मिस्त्री को ये बोले भैया 500 वाट की या 1500 वाट की या 1000 वाट की ऐसे आप वो दे दो, मोटर दे दो, वो नहीं समझेगा। वो आपसे सीधी एक बात पूछेगा आधे की चाहिए या 1 की चाहिए या पौने की चाहिए या 1.5 की चाहिए 2 की चाहिए। अब आप समझोगे यार ये आधा 1 हाफ 2 इसका क्या मतलब है। वो आप किसी से अपने घर में पूछ सकते हो। आपके घर में पानी की मोटर लगी रहती है, आप अपने पापा से मम्मी से या जहाँ दुकान से लिए उससे आप पूछ सकते हो कि हमारे घर में जो मोटर लगी है इसकी पावर कितनी है। वो सब ऐसे आपको जवाब देंगे, आधे की है, 1 की है। अगर किसी के पानी ज़्यादा नीचा है तो वो बोलेंगे हमारे घर में 1 की मोटर लगी है, 1.5 की लगी है या 2 की लगी है। गाँव में खेत में जो होती है वो 3 की, 4 की, 5 की ऐसे होती है। तो वो क्या चीज़ है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे ज़्यादा उनको भी नहीं पता कि आधे की लगी है लेकिन आधा किलो की लगी है, न्यूटन की लगी है, वाट की लगी है, उनको नहीं पता, किसी को नहीं पता। फिर जैसे हम ट्रैक्टर या गाड़ी, जनरली ट्रैक्टर के बारे में बच्चे बात करते हैं, हमारा ट्रैक्टर जो है ये इसका इतना पावर है। वो जो पावर होती है जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती है, जो यूनिट, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। तो हम अपनी जर्नल भाषा में जहां पर भी कहीं पे भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब भी पावर की बात आती है तो हम हॉर्स पावर में बात करते हैं। जैसे कोई ये बोलता है कि आधे की मोटर है, आधे की मोटर, उसका कहने का मतलब है कि आधा हॉर्स पावर की मोटर है। तो ये हॉर्स पावर क्या है? तो ये भी पावर की एक यूनिट है जो कि कॉमर्शियल यूनिट है। और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो कॉमर्शियल जैसे एसआई यूनिट में ही बात करते हैं, लेकिन पावर एक ऐसी चीज है, इसकी यूनिट, इसकी एसआई यूनिट से इसकी कॉमर्शियल यूनिट जो है वो ज्यादा मशहूर है, फेमस है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, एचपी। तो 1 हॉर्स पावर, इसको स्मॉल एचपी भी लिख देते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अब आज के बाद अगर कोई आपको ये बोलता है आधे की मोटर, 2 की मोटर, 3 की मोटर या 1.5 की मोटर, 1 की मोटर का मतलब 746 वाट की है। वो कोई ये बोलते कि ये हमारी मोटर जो है 1.5 की है, तो 746 प्लस में इसका आधा और जोड़ दो, मतलब वो उतने वाट की है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि पावर की यूनिट क्या है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम शुरू करेंगे एनर्जी के बारे में। हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर, यही है इस यूनिट का नाम। तो इसमें वर्क और पावर 2 चीजें हो गई। अब हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें काफी कुछ चीजें हैं। तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी। थैंक यू।